हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल क्वेश्चन का अपना फोर्थ सेशन। देखिए, इससे पहले हमने जितनी भी प्रीवियस ईयर सीरीज़ कवर की थी उसमें हमने जितने भी आपके एग्जाम है लाइक जेई है, विजाग स्टील है, राजस्थान जेई, इन सब के प्रीवियस ईयर ऑलरेडी कवर कर लिए थे। अब देखिए, प्रीवियस ईयर सीरीज़ करने के बाद जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक रह जाते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर सीरीज में कवर नहीं हुए, तो उस पर बेस्ड जितने भी सारे एमसीक्यूज़ हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको बता देता हूँ। देखिए, एडवांस लेवल क्वेश्चन हमारे वो क्वेश्चन है जो कि हम प्रीवियस ईयर सीरीज में कवर नहीं कर पाए। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर सीरीज नहीं लिया तो पहले प्रीवियस ईयर सीरीज को कवर कीजिए, बिकॉज उससे आपको आइडिया लगेगा कि जो रिस्पेक्टिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि उसका प्रीवियस ईयर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। और एडवांस क्वेश्चन वो हैं जो हमारे क्वेश्चन अभी हमने कवर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और हर लेक्चर में हम क्वेश्चन के साथ साथ उसका जो थ्योरी कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बात करता हूँ, देखिए हमारे जो आपके क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, चाहे वो गेट है 2021 का या 22 का, आप जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपका एसएससी जेई है ना 2020, या आपका यूपी पीएससी एई है, या फिर राजस्थान एई है। बिकॉज देखिए, आप जब स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करोगे टेक्निकल के, तो वहाँ से आपका क्या है, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, जब देखिए मैं कई बार बोलता हूँ अपने लास्ट लेक्चर में भी, जब भी आप टेक्निकल का प्रिपरेशन करते हो तो आपको मेन क्या है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। लाइक अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हो तो आपने थ्योरेटिकल टॉपिक को अगर कवर करना है तो आप थ्योरेटिकल थ्योरी देखने के बाद इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन के को आप लगाइए। ठीक है, और अगर आपने न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देखना है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर आपके जेई लेवल के एग्जाम है तो आप क्या कर सकते हो, आप आरके जैन या आरएस खुरमी की ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। और अगर आप मान लो आपने बार का इसरो का एग्जाम देना है तो आप गेट की प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। ठीक है, बिकॉज डिपेंड करता है कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन बेसिक जो फंडा है वही है कि आपने कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से बिल्ड किया है। तो हर क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे कैसे उस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो सेशन है वो सबको बेनिफिट मिलता रहे उसका, और मुझे पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं, ताकि आने वाली वीडियो में उसको मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सबसे पहला हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभी जो हमारे पास देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कितने बच्चे जुड़ रहे हैं। देखिए, सभी स्टूडेंट पहले शेयर कीजिए ताकि मुझे पता लगे कितने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं और उसी हिसाब से मैं आपका क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, द कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। आपको बताना है कि जो कोरियोलिस कंपोनेंट है हमारे एक्सेलरेशन का वो किस मैकेनिज्म के लिए हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास पेंटोग्राफ, क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, या फिर स्लॉटेड लीवर भी बोला हुआ है इसमें ब्रैकेट में। ठीक है, या फिर हमारा क्या है, 4 बार चेन। आप देखिए, बताइए इसका आंसर, बताइए क्या है जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। तो देखिए, बताइए, देखिए कोरियोलिस कंपोनेंट क्या होता है हमारा, ये वो हमारा एक्सेलरेशन कंपोनेंट है। ये जब एग्जिस्ट करेगा जब हमारे कोई भी एक लिंक पर हमारा एक स्लाइडर है, ठीक है, वो स्लाइडिंग मोशन के साथ साथ हमारा वो पर्टिकुलर लिंक वो हमारा क्या करे, वो रोटेट भी करे विद सम एंगुलर वेलोसिटी लाइक ओमेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है हमारा, एक तो हमारा लिंक क्या करेगा, रोटेट भी करेगा, प्लस लिंक के ऊपर जो स्लाइडर होगा वो आपस में क्या करेगा, स्लाइड भी करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और जब हमारी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा स्लाइडर की जो डायरेक्शन है इसको रोटेट करते हैं हम क्या, 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा कोरियोलिस एक्सेलरेशन। मैं फिगर से बताता हूँ। देखिए, तो ये फिगर हमारा बताया, देखिए हमारे पास ओ ए कोई लिंक है और ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और ये जब रोटेट भी कर रहा है प्लस साथ साथ जो हमारा स्लाइडर है वो क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी से वी क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है हमारा किसकी ओर, पॉइंट ए की तरफ। ठीक है, पॉइंट सी से। अब देखिए, जब मुझे अब एक्सेलरेशन निकालना है, जो हमारा कोरियोलिस एक्सेलरेशन होता है वो हम निकालते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी मूव कर रही है उसको हम रोटेट करते हैं 90 डिग्री एंगल। ठीक है, और किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा एंगुलर वेलोसिटी रोटेट हो रहा है। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी, क्या होगी, जो कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन उसका वो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और इसकी वेलोसिटी, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, 2 ओमेगा वी। तो ठीक है, इसको हम बोलेंगे 2 ओमेगा वी। ये हमारा क्या है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। तो ये जो सिचुएशन होती है ये हमारी किस में एग्जिस्ट करती है, आपकी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए, कोरियोलिस एक्सेलरेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट वेयर द स्लाइडिंग मोशन ऑफ द स्लाइडर एंड आल्सो ऑन द लिंक वेयर इट इज आल्सो रोटेटिंग। यानी कि देखिए, जैसा कि मैंने डिस्कस किया है कि लिंक हमारा देखिए क्या होना चाहिए, एक तो रोटेट होना चाहिए,
और उसी लिंक पर हमारा स्लाइडर क्या करना चाहिए, विद सम एंगुलर वेलोसिटी क्या करना चाहिए, स्लाइड करना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन अगर सेटिस्फाई होती है तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं कि हमारा कौन सा आपका एक्सेलेरेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कोरियोलिस एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करेगा, कोरियोलिस कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिल पाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकंड फॉर अ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन रनिंग एट आरपीएम 6000 आरपीएम। ठीक है, देखिए हमारे पास एक इंजन है, ठीक है, अब आपके पास क्या है, देखिए 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। ठीक है, अब 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है आपके पास, नंबर ऑफ देखिए आपके क्या दे रखे हैं, आरपीएम दे रखा है, जो आपका रिवॉल्यूशन है, ठीक है, वो है आपका 6000 आरपीएम, मतलब 1 मिनट पे हमारा क्या है 6000 आरपीएम है इसके। ठीक है, 6000 रिवॉल्यूशन ले रहा है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकंड, तो पर सेकंड हमारा कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है ये बताना है। देखिए आप देखिए सबसे पहले बात करता हूँ हमारा 4 स्ट्रोक के अंदर, तो 4 स्ट्रोक के अंदर देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होते हैं। 4 स्ट्रोक के अंदर हमारी जो क्रैंक होती है वो 2 रिवॉल्यूशन लेती है, ठीक है, टोटल, और 2 स्ट्रोक के अंदर 1 रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो 2 रिवॉल्यूशन हमारा दैट मीन्स हमारा हो रहा है 4 स्ट्रोक के अंदर। तो कितने हमारे नंबर ऑफ हमारे कितने हो रहे हैं रिवॉल्यूशन हो रहे हैं आपके 6000 आरपीएम हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, देखिए आपका ये हो जाएगा 3000, बिकॉज ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, आपका कितने हो रहा है 1 रिवॉल्यूशन में। अब हमें पूछा हुआ है कितना, एक रिवॉल्यूशन में हमारा पूछा हुआ है, बट कितने बार हो रहा है, पर सेकंड में हो रहा है। ठीक है, तो पर सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 3000 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 50, यानी कि क्या है 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हमारा ले रहा है एक साइकिल के अंदर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखिए ये सॉल्यूशन है, तो बेसिकली सॉल्यूशन यही है जो मैंने अभी किया है। अगर आपने थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम है तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर आपने यहाँ से भी आप देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, इंजन स्पीड जैसे कि 6000 आरपीएम है, 1 साइकिल में हमारा कितना स्ट्रोक लेता है, हमारा देखिए 4 स्ट्रोक के अंदर 2 रिवॉल्यूशन होता है और 2 स्ट्रोक के अंदर 1 रिवॉल्यूशन होता है क्रैंक का। तो हमारा देखिए नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट कितना हो जाएगा 6000 बाई 2, ये हो जाएंगे आपके 3000 साइकिल्स, और पर सेकंड के लिए हमारा क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60, बिकॉज ये अभी तक क्या थे रिवॉल्यूशन पर मिनट के अंदर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन द रेजिस्टेंस वेल्डिंग द वोल्टेज सप्लाइड इज, देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर क्या होता है हमारा, देखिए हाई अमाउंट ऑफ करंट होता है और वोल्टेज हमारी क्या होती है, लो होती है, बिकॉज हम देखते हैं आपका V इज इक्वल टू IR से। ठीक है, ओम्स लॉ से हम देखते हैं जब वोल्टेज हमारी ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगा हमारा कम होगा। ठीक है, और हाई करंट पे हमारी वोल्टेज हमारी क्या करी जाती है, हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, अराउंड आपका 3000 आपका एम्पियर करंट होगा, दैट मीन्स हमारी जो वोल्टेज होगी बहुत नेग्लिजिबल होगी, बहुत लोअर होगी, यानी कि क्या होगी अप्रॉक्स 1 वोल्ट टू 10 वोल्ट हमारी वोल्टेज ही रखते हैं हमारा, और करंट बहुत हाई होता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारी क्या होगी 0.5 या फिर आपका अप्रॉक्सीमेट 1 टू 10 वोल्ट हमारी वोल्टेज रहती है, और करंट आपकी क्या है, आपकी देखिए 3000 टू 1 लाख एम्पियर। देखिए यहाँ पर मतलब इतना हाई अमाउंट ऑफ हमारा करंट यूज़ करते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व प्लानिंग द प्रोडक्शन आउटपुट लेवल ऑफ द मेजर प्रोडक्ट लाइन प्रोड्यूस बाय द फर्म। देखिए हमारा क्या है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है, हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का क्वेश्चन है। हमारा पूछा हुआ है देखिए कौन सा हमारा इनमें से जो ऑप्शन है वो हमारा इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन प्लानिंग को। ठीक है, और वो भी आउटपुट लेवल को, बताइए। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, देखिए मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये हमारा क्या है इनपुट के अंदर होता है। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ये हमारा क्या है, जब हमारा इन प्रोसेस के अंदर हम प्रोडक्शन शेड्यूल बनाते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये क्या है, प्राइमरी फेस ऑफ डिज़ाइन है, तो हमारा क्या हो जाएगा एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। देखिए आपको एलिमिनेशन लगाना आना चाहिए, और एलिमिनेशन के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कौन सी स्टेज हमारी पर्टिकुलर किस स्टेज पे फॉलो होती है। ठीक है, जैसा कि हमारा कंप्यूटर डिज़ाइन है ये हमारा प्राइमरी फेज़ है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है ये हमारी क्या है आपकी प्रोडक्शन शेड्यूल, हमारे स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्शन करने से पहले हम रिक्वायरमेंट प्लानिंग देखते हैं कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है हमारी। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल हमारा बताता है कि हमारे कैसे चीज़ों को लेके चलना है, कैसे प्रोडक्शन लेके चलना है, क्या शेड्यूल रखना है। ठीक है, और एग्रीगेट प्रोडक्शन शेड्यूल बताता है हमारा एक्चुअल में प्रोडक्शन प्लानिंग के आउटपुट लेवल के, ठीक है, जो मेजर प्रोडक्ट जो लाइन हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स, और जितने मुझे बताइए कौन कौन से क्वेश्चन में अंदर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैपिलरिटी से है, व्हाट हैपन टू द लिक्विड लेवल व्हेन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू अ लिक्विड हुज कॉन्टैक्ट एंगल इज 125 डिग्री सेल्सियस। देखिए हमारा देखिए कैपिलरिटी के अंदर हम देखते हैं जो राइज या फॉल है वो हमारा डिनोट करता है, ठीक है। जो हमारा ये कैपिलरिटी जो हमारा हाइट या राइज एंड फॉल डायरेक्टली डिपेंड होता है हमारे कॉस थीटा के ऊपर, ठीक है। ये आपका देखिए 4 सिग्मा अपॉन डब्ल्यू डी कॉस थीटा, ठीक है। सिग्मा क्या है हमारा सरफेस टेंशन, डब्ल्यू क्या है स्पेसिफिक वेट, इसको हम रो जी भी बोलते हैं, डी इज़ द डायमीटर ऑफ ट्यूब, और ये क्या है कॉस थीटा। तो जितना भी हमारा एंगल की वैल्यू थीटा बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारी क्या होगी, हमारी जो फॉल होता जाएगा, बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू 0 पे तो 1 होती है, बिकॉज कॉस थीटा अगर 90 होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और वैल्यू बढ़ती जाएगी, कॉस 180 क्या होता है -1 होता है। यानी कि क्या है 90 से जब 180 की तरफ हम चलेंगे, एंगल की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना हमारा कैपिलरिटी क्या होगा, फॉल होगा। और कैपिलरिटी को अगर मुझे दिखाना है तो कैसे दिखा सकता हूँ, देखिए अगर मेरे पास देखिए ये कोई लिक्विड है, ठीक है सपोज, और उसके अंदर मैंने क्या करा है, कोई अपने ट्यूब को इंसर्ट किया है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने कोई ट्यूब इंसर्ट की है इसके अंदर, तो क्या होगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, फॉल हो वो अपना राइज कर जाता है, ठीक है। और एक क्या बन जाता है आपका, एक मिनिस्कस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा जो एंगल है थीटा, अब ये थीटा हमारा बताता है कि भाई कि हमारा फॉल होगा या राइज होगा। इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल हो जाएगा। और थीटा अगर क्या होगा लेस देन 90 होगा तो हमारा क्या होगा, राइज होने लगेगा, बिकॉज 0 के जितने पास जाओगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और हाइट हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 तो हमारा कैपिलरिटी राइज होगा, ठीक है, बिकॉज कैपिलरिटी का जो हाइट है राइज या फॉल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा क्या होता है, 0 हमारा 1 होता है, और 0 से जैसे जैसे 90 की तरफ चलते हैं कॉस थीटा क्या वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। और थीटा 125 है, दैट मीन्स क्या होगा, हमारी हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, अल्टीमेटली कैपिलरिटी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो हमारी एक्चुअल में जो कंडीशन होगी वो किस तरीके से होगी, हमारा इस तरीके से होगा, हमारा ये फॉल हो जाएगा ट्यूब के अंदर, और ये फ्री सर्फेस हमारा कहीं यहाँ कहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, द लिक्विड लेवल फॉल इन द ट्यूब, ठीक है। बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से नहीं लिए, ये एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन ये क्या हैं, हमारे कोल इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि हमारे एसएससी जेई में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं रिपीट होने के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एन इनपुट फॉर द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी। देखिए एमआरपी पर बेस्ड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी जेईएन है, राजस्थान जेईएन है, चाहे मैं वाइजैक स्टील की बात करूं, ठीक है। तो एमआरपी के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी चीज़ इसके अंदर नहीं आती। देखिए एमआरपी के अंदर तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें होती हैं ये। देखिए मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ वर्किंग आउटपुट फॉर द प्रोडक्शन प्लान अ मल्टी स्टेज प्रोडक्शन सिस्टम। किसी भी मल्टी स्टेज प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम प्लान करते हैं कि कितना मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, कितना हमें सब असेंबलीज के लिए हमें रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, पहले हम वो प्लान करते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्शन शेड्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, इट इज़ कंप्लीट टाइम टेबल ऑफ शेड्यूल ऑफ द प्रोडक्शन इन द फ्यूचर। तो ये बताता है कि हमारा जब अगर हमने देखिए मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर ली है, तो उसके बाद देखते हैं कि हम क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे और कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या क्या चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है, वो बताता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल, इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल हमारा क्या करता है, कंप्लीट डेटा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर क्या है, हमारा कब हमें क्या है, हमारा परचेज ऑर्डर हमें क्या करना है, हमारा क्या करना है, हमारा कोई भी अगर प्रोक्योरमेंट डालनी है कि हमें ये चीज़ खरीदनी है, कब रॉ मटेरियल खरीदना है, कितना बफर स्टॉक रखना है, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए, ठीक है, ये सब हमारी किसके अंदर आती है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल के अंदर। और एक शेड्यूल, रिसिप्ट और जितने भी ट्रांजिट इन्वेंट्री है, ये सारी चीज़ों को हम कर करते हैं किसमें, इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल के अंदर। और बिल ऑफ मटेरियल क्या है, इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ ईच फाइनल प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। बिल ऑफ मटेरियल बताता है कि हमारा कैसे कोई प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है। ऑल कंप्लीमेंट आपके जो कंपोनेंट हैं उसमें सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए हमारा किस में इसमें इनमें से कौन सा हमारा क्या है, इनपुट ऑफ द जो आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का पार्ट नहीं है। देखिए बिल ऑफ मटेरियल है, आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल भी है, एमआरपी हमारा ये भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर हमारा क्या है, इसके अंदर नहीं आता। तो आपने याद रखना है मटेरियल आपका रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंदर ही हमारे पार्ट आते हैं, सब पार्ट। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एमपीएस, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल जिसको बॉम बोलते हैं बीओएम, और आपका क्या है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल, ठीक है, आईआरएफ। तो ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के जो हमारे सब सेक्शंस हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, देखिए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कई बार हम आपको पूछ लेते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। और आपकी इस आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या एटॉमिक फैक्टर है, आप एटॉमिक जो फ्रैक्शन होता है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, हर चीज़ का। देखिए अगर बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कितना होता है, 6, 8 एंड 12, ठीक है। 6 होता है सिंपल क्यूबिक का, 8 होता है आपका बॉडी सेंटर का, एंड 12 इज फेस सेंटर का, ठीक है। और देखिए टेबल से हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सिंपल क्यूबिक दैट इज 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द BCC दैट इज 8 एंड फॉर FCC 12, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि SCP का भी क्या होता है, 12 होता है। नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल पर यूनिट सेल हो जाएगा आपका सिंपल का 1 हो जाएगा। बी देखिए सिंपल यानी कि आपने याद रखना है सिंपल का 1, B फॉर बॉडी सेंटर, B फॉर बाई, और बाई का मतलब क्या होता है 2, ठीक है। F फॉर FCC और F फॉर 4 भी होता है, ठीक है। और हेक्सागोनल में क्या आ रहा है, X आ रहा है, और देखिए 6 में भी X आ रहा है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो हेक्सागोनल का भी क्या रहेगा हमारा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर देख लेते हैं। देखिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है आपका सिंपल क्यूबिक के लिए 52%, BCC के लिए 68% एंड FCC और SCP के लिए क्या हो जाएगा, सेम होता है दैट इज 74%, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट देखिए शेयर कीजिए स्टूडेंट्स जितने भी हो सके, ताकि मुझे पता लगे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं, ताकि मैं इस वीडियो को और अच्छे से बेटर कर पाऊँ और आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं कलेक्शन है बहुत अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। जितने भी लोग प्रीवियस ईयर के साथ साथ अगर आपने ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रखी है, तो आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, आप उनको ले सकते हैं, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बात करते हैं नॉन टेक्निकल की, जैसे रीजनिंग है, जनरल स्टडीज़ है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हम वो भी डेली कवर कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड है, करंट अफेयर है, वीकली करंट अफेयर है, तो कंप्लीट प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो नेक्स्ट आपके जितने भी अपकमिंग डेज हैं उसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने बस ये क्या है, अपने आप को पॉजिटिव लेके चलना है, ठीक है। जितना भी आप पॉजिटिव लेके अच्छी प्रिपरेशन करोगे डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इलिप्टिकल गियर ट्रेन यूज्ड इन द डिफरेंशियल गियर ऑटोमोबाइल हेल्प इन। बेसिकली देखिए हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल गियर हमारा यूज होता है किसी भी ऑटोमोबाइल के अंदर टर्निंग के लिए, ठीक है। देखिए हमारा जब कोई भी व्हीकल टर्न होता है, ठीक है, तो टर्निंग के दौरान फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ ये आपका लेफ्ट वर्ड टर्न हो रहा है, तो जो इसकी जो आउटर व्हील है इनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और इनर व्हील को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जो आपको फैसिलिटेट कौन करता है, आपका डिफरेंशियल गियर होता है, और उसमें हम यूज़ करते हैं आपकी इलिप्टिकल गियर ट्रेन, ठीक है। तो ये किसके लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, हम टर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। और बेसिकली हमारे चैनल का नाम भी डिफरेंशियल गियर यही है कि बिकॉज ये भी आपका गाड़ी को टर्न करता है, उसी तरीके से डिफरेंशियल एकेडमी भी आपके प्रिपरेशन में एक अच्छा टर्निंग पॉइंट लाएंगे और अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाओ और अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक करो, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द टर्निंग, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग टूल वियर डजंट अकर। देखिए EDM होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, USM होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ECM हमारा स्टैंड्स होता है देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, एंड EBM इज इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ठीक है। अब ये चारों हमारे देखिए क्या है, अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ मशीनिंग है। अब बेसिकली देखिए हमारे कौन से मेथड में हमें बोला गया है कि हमारा जो टूल वियर है वो नेग्लिजिबल है। तो देखिए मैक्सिमम जो बच्चे क्या करेंगे वो EDM लगा देंगे, बट एक्चुअल में होता क्या है, EDM में बहुत ज़्यादा टूल वियर होता है, डिपेंड करता है हम किस मटेरियल का हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, और कौन सा हमारा टूल है। फॉर एग्जांपल कॉपर का टूल है, एल्युमिनियम का टूल है, ग्रेफाइट का टूल है, तो डिपेंड करता है टूल मटेरियल क्या है, वर्क मटेरियल क्या है, पल्स ऑन टाइम कितना लिया हुआ है हमने, ठीक है, ड्यूटी साइकिल क्या है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी हमारी डिपेंड करती हैं। तो यानी कि क्या है, आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि EDM के अंदर हमारा टूल वियर नहीं होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के अंदर भी होता है और EBM के भी अंदर होता है, जब हम हाई स्ट्रेंथ बीम हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है, वियर एंड टियर हो जाता है आपके जो इलेक्ट्रॉन गन का, टिप का, ठीक है। तो आपका एलिमिनेशन से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होता क्या है। देखिए ये जो फिगर बता रहा है कंप्लीट प्रोसेस हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की। देखिए द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस इज रिमूव्ड बाय द केमिकल एक्शन। देखिए हमारा बेसिकली क्या होता है, ये आपका केमिकल एक्शन पर वर्क करता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, टूल होता है एक तरीके से, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और ये हमारा क्या है, वर्क पीस है। वर्क पीस को हम बनाते हैं पॉजिटिव। आपने देखिए एक चीज़ याद रखनी है,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और पॉजिटिव हमारा देखिए क्या होता है, एनोड, और कैथोड होता है नेगेटिव। आपने पहले, सबसे पहले तो आपने कंफ्यूज नहीं होता एनोड कैसा होता है, कैथोड कैसा होता है। EBCD का सीक्वेंस याद कीजिए, पहले ए आता है, देन उसके बाद क्या आता है, सी आता है, ठीक है। तो ए जो पहले आएगा तो पहले आने वाला हमेशा पॉजिटिव बंदा होगा, और सबसे पीछे आएगा दैट वाला कि वो नेगेटिव मान लेके चल लेते हैं हम। तो A4 एनोड, A4 पहले और A4 पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले होगा एनोड पॉजिटिव, C4 कैथोड इज नेगेटिव, और P4 पॉजिटिव और P4 पिघलना, ठीक है। तो जो चीज़ हमारी पॉजिटिव टर्मिनल होगी वो हमारी क्या करेगी, मेल्ट करेगी। वैसे ही मैं वेल्डिंग में भी समझाता हूँ उस चीज़ को, जब हम वेल्डिंग कवर करेंगे थ्योरी क्लासेस में, ठीक है। तो हमारा क्या है, पॉजिटिव हमारा वर्क पीस है, तो वर्क पीस पे क्या होगा, ज़्यादा मेल्टिंग होगा, मेटल रिमूवल रेट अच्छा होगा। और हमारी नेगेटिव क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। और हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगी, हीट कंसंट्रेशन हमारी किसके पास ज़्यादा होगी, वर्क पीस के पास ज़्यादा होगी। और हमारी वियर अब हमारा वर्क पीस भी होगा, तो हमारी यानी कि क्या है, हमारा डिज़ायर भी यही है कि हमारा मटेरियल रिमूवल रेट तो ज़्यादा हो, बट टूल वियर रेट यानी कि टूल का वियर बिल्कुल क्या हो, नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एनोड हमारा पॉजिटिव होगा, P4 पॉजिटिव, P4 पिघलना, P4 हमारा क्या है, हमारा पिघल रहा है, दैट मीन्स मेटल रिमूवल रेट हमारा अच्छा होगा। और नेगेटिव हमारा क्या हो, हमारा कैथोड है, यहाँ की हमारा मेल्टिंग नहीं होगा, और हमारा क्या हो रहा है, टूल वियर रेट हमारा नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। बेसिक प्रिंसिपल हमारा देखिए किस पे वर्क करता है, ये हमारा क्या करता है, आपके फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करेगा। और हमारा क्या है, देखिए हमारे जब करंट पास होता है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हमारा इसमें आयंस क्रिएट हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका मेटल रिमूवल हमारा होने लगता है। और इसके वजह से क्या होगा हमारा, और देखिए बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन द टूल और हमारा वर्कपीस नहीं होता, बिकॉज हमारी जो लेयर होती है एक तरीके से वो क्या करती है, हमारे टूल का काम करती है, ठीक है। वो हमारी मेटल को इरोड करती है, ड्यू टू हमारा क्या होता है, वो आयोनाइज हो जाता है जब हमारे जब DC सप्लाई हम क्या करते हैं, देते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे देखिए ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कंट्रोलेबल प्रोसेस पैरामीटर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। देखिए कौन सा जो इलेक्ट्रिकल ECM के अंदर हम कौन सा पैरामीटर इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब कंट्रोलेबल पैरामीटर का मीनिंग वही है कि जिसको हम कंट्रोल ना कर सके, जिसको हम कम या ज़्यादा ना कर सके। वोल्टेज है, देखिए वोल्टेज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फीड रेट यानी कि क्या है, टुवार्ड द वर्क पीस कितना आगे हम मूव कर रहे हैं, वर्क पीस को कितना ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा एक्चुअल में क्या हो जाएगा, बेसिकली पल्स ऑन टाइम, ठीक है। तो पल्स ऑन टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो कि हमारा 1 मिनट में या एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना पल्स हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है या फिर स्पार्क हो रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमारी क्या है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इंटर इलेक्ट्रोड गैप है, हम उसको मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइव्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अगेन एलिमिनेशन मेथड से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं कुछ हमारे पैरामीटर जिनको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखिए कंट्रोलेबल प्रोसेस पैरामीटर एंड देयर रेंजेस। करंट को हम बेसिकली क्या है 50 टू हमारा 40,000 एम्पियर तक ले सकते हैं। करंट डेंसिटी कि कितना एम्पियर करंट हमारा जा रहा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, ठीक है। 8 to 233 हमारा क्या हो जाएगा पर एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वोल्टेज हमारा हो जाएगा 4 to 30 वोल्ट DC। और इंटर इलेक्ट्रोड गैप यानी कि गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस दैट इज इक्वल टू 0.025 to 0.75 मिलीमीटर्स। इलेक्ट्रोलाइट वेलोसिटी कितना हम ले सकते हैं 15 to 60 मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रोलाइट प्रेशर है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट किस प्रेशर से हम फ्लो करा रहे हैं हम बिटवीन द वर्क पीस एंड द टूल इलेक्ट्रोड जो कि हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा 0.0692 to 2.7 मेगा पास्कल। और इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर हमारा कितना हो सकता है 24 to 65। 24 हमारा क्या है काफ़ी कूल हो जाएगा, 65 बहुत ज़्यादा हीट है, इतना हम ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या कराते हैं, इसको हम सेपरेटली कूल कराते हैं हमारा किसके अंदर, हम अलग से जो कूल कराते हैं हम अरेंजमेंट रखते हैं। लाइक हमारा क्या है, हमारा जैसे आपको हम क्या है वाटर कूल करा रहे हैं ट्यूब्स के फ्लो करा के, या फिर कोई हमारा रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत स्लाइटली हम कूल कराते हैं, बहुत ज़्यादा हम कूलिंग नहीं रखते, बिकॉज रेफ्रिजरेशन हमें नहीं करना है। यहाँ पे क्या है स्लाइटली टेम्परेचर रिड्यूस करना है और उसके बाद उसको दोबारा से फ्लो कराना है, ठीक है। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो करा देंगे तो बाद में क्या हो जाएगा, उसको जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बहुत ज़्यादा होगी और हमारे क्या होगा मेटेरियल रिमूवल रेट अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फीड रेट हम कर रख सकते हैं 0.5 to 19 mm पर मिनट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंट्रोलेबल पैरामीटर है, बट पल्स ऑन टाइम ये हमारा क्या है अनकंट्रोलेबल पैरामीटर है, तो ध्यान रखना है आपने। ऑप्शन हो जाएगा पल्स ऑन टाइम, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टूल मटेरियल, ठीक है। तो हमारे क्या है टूल मटेरियल का करेक्ट ऑर्डर आपने चूज करना है।
देखिए हमारा किसके हिसाब से करना है, आपका हॉट हार्डनेस, ठीक है। तो कितने हाई टेम्परेचर पे जो हमारा क्या कर सकता है, बियर कर सकता है कोई मटेरियल। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं सिरामिक, सरमेट, टंगिस्टन एंड कार्बाइड। सबसे पहले आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि सिरामिक्स क्या होते हैं, सरमेट क्या होते हैं, टंगिस्टन कार्बाइड या हाई स्पीड स्टील होते क्या हैं, ठीक है। तब आपने आंसर करना है। बेसिकली देखिए सिरामिक जो टूल होते हैं ये हमारे होते हैं एल्यूमिनियम बेस्ड। देखिए सिरामिक टूल हमारे जितने भी होते हैं वो एल्यूमिनियम बेस्ड होते हैं, हाई रिफ्रैक्टिव मटेरियल, ठीक है। और बेसिकली हम क्या करते हैं, हाई स्पीड मशीनिंग के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली याद करना है सिरामिक क्या है, एल्यूमिनियम बेस्ड है। और सरमेट्स होते हैं आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है। देखिए जैसा कि हम क्या बनाते थे इनसे, हम आपका ग्राइंडिंग के अंदर हम जो ग्राइंडर होते हैं उसको भी हम बनाते हैं किससे, सरमेट से बनाते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं, कई बार हमारे अंदर इसके अंदर टाइटेनियम कार्बाइड भी यूज़ कर लेते हैं, टाइटेनियम नाइट्राइड और टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड भी यूज़ करते हैं जितने भी सरमेट के हमारे टूल्स हैं, ठीक है। और कार्बाइड के अंदर हम यूज़ करते हैं नॉन फेरस अलॉय, लाइक हमारे सिंटर्ड और सीमेंटेड कार्बाइड जितने भी हमारे हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली हो जाएंगे। और बात करते हैं देखिए, और हाई स्पीड स्टील ये क्या होता है, आपका स्टील का कैटेगरी है जहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत हाई स्पीड पर हम क्या करते हैं, मशीनिंग कराते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारी किसकी होती है, सिरामिक्स की होती है। देन उसके बाद होती है आपकी हॉट हार्डनेस सरमेट, देन टंगिस्टन कार्बाइड एंड सबसे कम क्या होगी, हाई स्पीड स्टील की होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत करते हैं, बिकॉज ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इस पर कोई भी आपने बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। बस मेन क्या है, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, मटेरियल पता होना चाहिए, कौन सी मटेरियल किससे बनेंगे और कैसी चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट शेयर कीजिए सेशन को ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। और मुझे बताइए कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, और हर क्वेश्चन को आपने आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लोज सिस्टम ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपीरियंस अ टेम्परेचर राइज। देखिए एक हमारे पास क्लोज सिस्टम है जहाँ पर टेम्परेचर राइज है वो हमें दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। When the certain process occurs, the heat transferred in the process is 100 किलोजूल। हीट ट्रांसफर, ठीक है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू हमारा क्या है, डेल्टा हमारा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता है, हमारे पाथ फंक्शन होते हैं। तो हमारा क्या हो जाए, इसको डेल्टा क्यू है, बट डी यू हमारा बताता है कि हमारा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही है, ठीक है। ये कितने दे रखे हैं हमें, 100 किलो जूल। एंड द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, देखिए वो है हमारी सी वी, दैट इज इक्वल टू 1 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, ये डिग्री सेल्सियस में है, ये भी डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। यूनिट शुड बी सेम। एंड द सिस्टम कंटेन द मास, हमारे पास मास सिस्टम का कितना है, 3 kg। वर्क डन इन दिस केस हमें निकालना है वर्क डन। देखिए वर्क डन क्या होता है, देखिए हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो बताता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दीज बोथ आर क्या हैं, दोनों हमारे पाथ फंक्शंस हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते हैं, तो ठीक है। डी क्यू आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 किलो जूल। डी यू देखिए इसको हम लिख सकते हैं एम सी डी टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो एम सी वी डी टी हो जाएगा, प्लस डेल्टा डब्ल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो 100 किलो जूल माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका किलो जूल में होती है, बिकॉज ये हमारा क्या है, किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और ये डिग्री सेल्सियस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी, ठीक है। और केजी से हमारा मास कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बेसिकली ये भी हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी किसके अंदर, किलो जूल के अंदर। तो एम सी वी डी टी इज इक्वल टू डेल डब्लू, ठीक है। तो 100 माइनस मास कितना है आपका 3 मल्टीप्लाई बाय सी वी 1 हो जाएगा, डी टी क्या हो जाएगा 50। तो यानी कि क्या हो जाएगा 100 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 50 किलो जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट इज विच माइक्रोमीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग द स्पैन बिटवीन द टीथ ऑफ द गियर। देखिए अगर हमारे पास कोई गियर है, ठीक है, उसके टीथ हैं और मुझे इसके स्पैन का यू क्या है, इसको मेज़र करना है, तो कौन सी तरह का हम क्या करते हैं, आपका माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं, ब्लेड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, डिस्क माइक्रोमीटर या डायल माइक्रोमीटर। देखिए तो ऐसे हमारे सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं हम डिस्क माइक्रोमीटर, कुछ इस तरीके का होता है। देखिए यहाँ पर क्या होती है, डिस्क की शेप के हमारे क्या लगे होते हैं, अरेंजमेंट लगे होते हैं, और ये हम बेसिकली मेजर करते हैं स्पैन बिटवीन द टीथ ऑफ द गियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज 90% बच्चे इन क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को देखते नहीं है, तो वहाँ जाके एग्जाम के अंदर इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एन ऑप्टिकल गेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल गेजेस देखिए हमारे जितने भी होते हैं, हमारे जो वर्क करते हैं हमारे इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है।
पोलराइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन पर हमारे कितने भी आपके जो लैब के इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारे रिफ्लेक्शन के ऊपर करते हैं काम। जैसे हमारा क्या है, बात करते हैं माइक्रोस्कोप है, ठीक है, उसके हम कुछ उसके अंदर हमारा रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। हमारे जैसे हम बात करते हैं लेंस के ऊपर, जितने भी हमारे लेंसेज हैं वो रिफ्रैक्शन करते हैं, बट उसमें मिरर भी यूज़ करते हैं हमारा, ताकि सनलाइट हमारी फॉल करती है हमारी किसके ऊपर, आपकी जो प्लेट होती है जहाँ पर हम कोई भी स्पेसिमेन को देखते हैं माइक्रोस्कोप से। बट हमारी बात करते हैं ऑप्टिकल गेजेस के बारे में, ठीक है। पोलराइजेशन हमारा क्या होगा, पोलराइज करता है इंटेंसिटी कम करने के लिए, तो हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, माइक्रोस्कोप नहीं है, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, पोलराइजेशन भी नहीं होगा, बिकॉज पोलराइजेशन क्या करना है, हमारा इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करनी है। बट हम इंटरफेरेंस करते हैं, क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हमारे किसके अंदर, ऑप्टिकल गेजेस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। बेसिकली होता क्या है, देखिए, व्हेन द टू लाइट वेव इंटरेक्ट विद ईच अदर द वेव इफेक्ट लीड टू द फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। हमने देखिए 12th क्लास में आपने 12th में पढ़ा होगा, या फिर आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट का आपका जो आपका एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, दो लाइट वेव को हम इंटरेक्ट कराते हैं, उसके बाद जो हमारा वेव इफेक्ट आता है उसे हम देखते हैं, और उसी फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, जिसके ऊपर हमारे सभी आपके ऑप्टिकल गेजेस, ऑप्टिकल प्रोफाइलोमीटर हमारे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। एलिमिनेशन से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, जिग्स एंड फिक्सर और बेसिकली देखिए क्या होता है, जिग्स एंड फिक्सर हमारे क्या होते हैं, आपके मशीनिंग टूल भी होते हैं और प्रिसीजन टूल भी होते हैं। जिग्स क्या होता है, देखिए, हमारे जिग्स हम यूज करते हैं किसी भी वर्कपीस को गाइड करने, वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए या होल्ड करने के लिए, प्लस टूल को गाइड करने के लिए, ठीक है। बट फिक्सर हमारा यूज होता है, जैसे वेल्डिंग फिक्सर है, ड्रिलिंग फिक्सर है, वो हमारे क्या करते हैं, ओनली होल्डिंग या क्लैंपिंग द वर्कपीस, ठीक है। तो हमारे बेसिकली दोनों क्या है, हमारे एक तरीके से मशीनिंग टूल भी हैं और प्रिसीजन भी टूल हैं। बेसिकली देख लेते हैं, देखिए होता क्या है, अ जिग इज अ टाइप ऑफ टूल यूज टू होल्ड एंड सपोर्ट द वर्क पीस। सपोर्ट पीस को देखिए क्या करेगा, होल्ड भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, बट आल्सो कंट्रोल द लोकेशन ऑफ द मोशन ऑफ द टूल, और हमारा लोकेट भी कर देता है कि कहाँ पर हमारी क्या करनी है, टूल को मशीनिंग करानी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रिलिंग जिग की बात करता हूँ, अगर मुझे एक प्लेट में क्या है, कुछ इस पोजीशन पे क्या करने हैं, होल करने हैं, तो मुझे इस तरीके का क्या करना है, एक ड्रिलिंग जिग बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं एक सैंडविच ड्रिल जिग बनाता हूँ, तो मैं उसी पोजीशन पे, पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या कर दूंगा, इसमें होल कर दूंगा, और उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब हम कोई भी वर्कपीस, नया वर्कपीस लाएंगे तो बार बार इसमें इंसर्ट करेंगे, इसको क्लैंप करेंगे, और ऊपर से क्या करेंगे, हम ड्रिल कर देंगे। हमें बार बार देखिए मेजरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कहाँ, हमने पर्टिकुलर बार बार क्या करना है, मेज़र करना है कि हम इस पॉइंट पर लोकेट करेंगे, फिर उसके बाद हम पंच करेंगे कि भाई कहाँ पे हमें वो करना है, फिर उसके बाद हम ड्रिलिंग करेंगे, फिर बोरिंग करेंगे। तो जितने भी ऑपरेशंस हैं हमारे क्या हैं, उसका जो हमारा प्रोडक्शन का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, वो हम करते हैं जिग से। बट फिक्सर है, बेसिकली फिक्सर क्या करता है, हमारा सिर्फ क्लैंपिंग करेगा वर्क पीस का, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी, हम आपका टूल को गाइड नहीं कर सकते, हमारे टूल को कोई भी वो लोकेट नहीं कर पाएगा कि कहाँ पे हमें मशीनिंग करनी है, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। तो और होते दोनों हमारे क्या है, प्रिसीजन टूल और मशीनिंग टूल होते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दैम इज द नॉट सुटेबल फॉर द बिल्ट अप एजेस। देखिए आपकी बिल्ट अप एज कब प्रोड्यूस होते हैं, पहले देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस 3 तरह की चिप होती हैं जब हम मशीनिंग करते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूस चिप, डिसकॉन्टिन्यूस चिप और कॉन्टिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एजेस। देखिए कॉन्टिन्यूस चिप हमारी क्या होती है, देखिए जब आपने देखा होगा, जब हमारी मशीन चलती है तो छल्लेदार आपके क्या निकलते हैं, आपके चिप्स निकलते हैं। तो इस छल्लेदार चिप्स को ही बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चिप्स, ठीक है। और जब ये हमारी जो छल्लेदार चिप्स ना निकल के क्या होती हैं, हमारी जो चिप्स होती हैं आपके पीसेस में टूटने लगे, तो इसी को हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स, ठीक है। और कई बार क्या होता है, इन छल्लेदार चिप्स के अंदर क्या होता है, हल्की सी इसमें क्या होती है, गांठें पड़ जाती हैं, या हमारी क्या होता है, मटेरियल इकट्ठा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा हीट की वजह से, या हमारा चिपकने लगता है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस चिप विद बिल्ड अप एजेस। यहाँ पर एक्चुअल में होती क्या है, हमारी क्या है, आपकी हाई टेम्परेचर पे जो चिप्स होती हैं वो वेल्डेड होने लगती हैं, वो हाई टेम्परेचर की वजह से वो चिपकने लगती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एजेस। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मैंने आपको डिस्कस किया ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आए। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं पैरामीटर्स क्या क्या हैं जब हमारी ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। देखिए सबसे पहले हमारे याद रखना है, देखिए सी के बाद डी आता है, ठीक है। तो सी फॉर कॉन्टिन्यूस चिप, डी फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल यानी कि सॉफ्ट मटेरियल के लिए हमारा क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूस चिप निकलेगा। बिकॉज डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, जिसको हम इजीली एलोंगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी यील्ड स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। तो हमारी क्या होगा, इनमें जो खिंचाव होता है, नेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जब कटिंग होती है इनकी,
तो क्या होती हैं, इनके जो लंबे लंबे छल्लेदार चिप्स निकलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट मटेरियल होता है एक तरीके से। हाई कटिंग स्पीड, देखिए स्पीड को हमें बहुत ज़्यादा हाई रखना है, बिकॉज स्पीड कम रखेंगे तो क्या होगा, हमारी चिप स्मॉल हमारे पीस में टूटने लगेगी। कटिंग स्पीड हाई होनी चाहिए। फीड हमारा रेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एंड डेप्थ ऑफ कट भी कम होना चाहिए, मतलब जो टूल हमारा एडवांस हो रहा है वर्क पीस के अगेंस्ट, वो हमारा कम होना चाहिए। डेप्थ ऑफ कट हमारी भी कम होनी चाहिए, यानी कि क्या है, बहुत ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट होगी हमारी, बहुत मोटी अगर चिप निकलेगी तो वो टूटने लगेगी। शार्प कटिंग एज, ठीक है, कटिंग एज हमारी शार्प होनी चाहिए। ब्लंट होगा तो भी हमारा टूटने लगेगा चिप, ठीक है। रैक एंगल हमारा लार्ज होना चाहिए। देखिए जितना रैक एंगल लार्ज होगा उतनी हमारी कॉन्टिन्यूस चिप प्रोड्यूस होगी, और रैक एंगल हमारा कम होता जाएगा, यानी कि टूल का हमारा क्या होता है, एज मोटा होता जाएगा, और वहाँ पर हमारी क्या होती जाएगी, डिसकॉन्टिन्यूस चिप प्रोड्यूस होने लगेगी। और लो टूल चिप फ्रिक्शन, और टूल और चिप के बीच में फ्रिक्शन कम हो। अब उसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो टूल का प्रॉपर डिज़ाइन, प्लस आपका कटिंग फ्लूइड प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और अगर टूल चिप फ्रिक्शन नहीं होगा तो यानी कि क्या होगा, आपकी चिप हीट नहीं होगी, और हीट नहीं होगी तो वो क्या होगी, वो वेल्डेड नहीं होगी या ब्रेक नहीं होगी। तो डिसकॉन्टिन्यूस जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए C4 कॉन्टिन्यूस है, और आपका D4 डक्टाइल मटेरियल है। और डिसकॉन्टिन्यूस तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे C था डक्टाइल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटल वर्क पीस है। यहाँ पर कटिंग स्पीड हाई थी, तो कटिंग स्पीड अगर हम लो करेंगे तो टूटने लगेगी चिप्स, ठीक है। लार्ज फीड, डेप्थ ऑफ कट, स्मॉल रैक एंगल एंड हाई टूल चिप फ्रिक्शन, जस्ट ऑपोजिट है हमारे कॉन्टिन्यूस चिप के। बट कॉन्टिन्यूस चिप इज बिल्ट अप एजेस, वो क्या है हमारी, देखिए वो कॉन्टिन्यूस चिप के ही सारे पैरामीटर हैं, बट बिल्ट अप एज क्यों हो रही है, हाई टूल चिप फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। और जो हमारा जो रैक एंगल है वो हमारा क्या है, वो हमारा कम है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए हमारे क्या है, हमें पूछा गया है कि कौन सा जो फेवरेबल कंडीशन है हमारा, इनमें से कंडीशन नहीं है जो कि जो बिल्ट अप एजेस हमारी जो चिप प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। देखिए डक्टाइल मटेरियल तो है, देखिए डक्टाइल मटेरियल में हमारी कॉन्टिन्यूस और बिल्ट अप एजेस बनती है। स्मॉल स्पीड मशीनिंग, क्या ये है बताइए, सही बात है। देखिए स्मॉल स्पीड मशीनिंग है। लार्ज रैक एंगल, देखिए रैक एंगल अगर लार्ज होगा तो हमारी कॉन्टिन्यूस बनेगी, रैक एंगल हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कौन सा आपका सही हो जाएगा, यूज़ ऑफ कटिंग स्पीड। देखिए रैक एंगल क्या लार्ज होना चाहिए, तो हमारा देखिए यहाँ पे बोला हुआ है रैक एंगल शुड बी स्मॉल। और देखिए हमारा ये स्मॉल स्पीड मशीनिंग, तो स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए, देखिए आपकी बात करते हैं लार्ज स्पीड। देखिए हमारे दोनों ही हमारे सही हैं। लार्ज, एक तो हमारा क्या हमारा चाहिए, मशीनिंग की स्पीड क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, क्योंकि लार्ज मशीनिंग जब हमारी स्पीड होगी तभी हमारी क्या होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा हमारा तो क्या होगा, अल्टीमेटली बिल्ट अप एजेस क्रिएट होने लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू कोल इंडिया। ये कोल इंडिया एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉपर इज, देखिए कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए जितनी भी चमकने वाली चीज़ें हैं आप ऐसे याद कर सकते हो, उनका FCC होगा, ठीक है। तो कॉपर एक तरीके से देखिए थोड़ा शाइन होता है, तो हमारा क्या होता है FCC, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। बाकी मटेरियल देख लेते हैं। देखिए FCC के अंदर बेसिकली वही चमकदार मटेरियल है, ठीक है। तो निकिल है, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, प्लैटिनम है, गोल्ड है, लेड है, एल्यूमिनियम है, ऑस्टेनाइट है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं, FCC स्ट्रक्चर हैं। अब बात करते हैं BCC के अंदर देखिए बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर के अंदर हम याद कर सकते हैं हार्ड मटेरियल है, ठीक है। और देखिए इसको हम, और मैंने शॉर्टकट एक बना रखा है निकोल, ठीक है। निकोल किसी का नाम है, निकोल, D फॉर निकिल, कोबाल्ट एंड Al फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, दैट इज स्टैंड फॉर FCC स्ट्रक्चर, ठीक है। और BCC में हम क्या है, हार्ड मटेरियल को देख सकते हैं। देखिए हार्ड मटेरियल में आता है मोलिब्डेनम है, ठीक है, टंगस्टन है, फेराइट अल्फा आयरन है, डेल्टा आयरन है, ठीक है। और SCP के अंदर बेसिकली दो ही आते हैं आपके, मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है, ठीक है। और कोबाल्ट का देखिए अगर HCP अगर एग्जिस्ट करता है, अगर टेम्परेचर 420 से अगर कम है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आता है, और अगर ग्रेटर देन 420 है तो आपका किसके अंदर आ जाएगा, FCC के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपके ये जो क्वालिटीज़ हैं आपके किसी मटेरियल की, किसी मटेरियल के स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि बहुत बार इन पर क्वेश्चन क्या हो जाता है, फ्रेम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टील पाइप आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, देखिए स्टील पाइप हमारे किसके साथ मैन्युफैक्चर करेंगे, आर्गन आर्क वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है। देखिए आर्क वेल्डिंग के लिए तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी प्लेट्स वगैरह की वेल्डिंग करते हैं, प्लेट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। थर्मिट वेल्डिंग हमारा होता है रेलवे ट्रैक्स के लिए, और आर्गन आर्क वेल्डिंग जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टिग वेल्डिंग है हमारी, क्या है बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, और हमारी जितनी भी शीट है हमारी इनके लिए। बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम क्या है, आपका पाइप वेल्डिंग कर सकते हैं, जैसे हमारा सीम वेल्डिंग है, ठीक है, लीक प्रूफ जॉइंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। इजीली एलिमिनेशन से आप कर सकते थे।
द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द लेथ सेंटर। देखिए लेथ मशीन के ऊपर देखिए हम जब आप सेंटर्स के बारे में बात करते हैं तो ये अगर मान लो लेथ मशीन है, ये है हमारा चक, ठीक है, ये है आपका हेड स्टोक और इसके अंदर मैंने चक लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यूज़ करता हूँ किसी भी आपका क्या करता है, आप कोई वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, तो इसको बोलते हैं लाइव सेंटर, ठीक है। और अगर मैं टेल स्टोक में आपका किसी भी वर्क पीस को होल्ड करने के लिए चीज़ यूज़ करता हूँ तो उसको बोलते हैं आप क्या, डेड सेंटर, ठीक है। तो लाइव सेंटर का जो एंगल कितना होता है जनरली, वो कितना होता है आपका 60 डिग्री, और डेड सेंटर का आपको मुझे बताना है कितना होता है कमेंट्स में। देखिए वैसा मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको इजीली समझ नहीं आया देखिए थ्योरी में, लेथ सेंटर इज द लेथ एक्सेसरी विच इज़ यूज टू सपोर्ट द लेंथी जॉब्स, ठीक है। लेंथी जॉब को सपोर्ट करने के लिए, कैरी करने के लिए हम लेथ सेंटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और किसका बना होता है, बेसिकली हाई कार्बन स्टील और आपका टेम्पर्ड एंड ग्राउंड होता है। बट अगर दिए हमारा, देखिए हमारा टेल स्टॉक में यूज होता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डेड सेंटर बोल देते हैं। और एंगल कितना होता है आपका 60 डिग्री, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% बच्चे इसको क्या करेंगे, गलत कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, मटेरियल आफ्टर द कोल्ड वर्किंग आर सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ द रिलीविंग स्ट्रेस। देखिए याद रखना है, कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि स्ट्रेस रिलीविंग किससे करेंगे हम, देखिए स्ट्रेस रिलीविंग हम कराते हैं अनिलिंग से। अनिलिंग होता क्या है, हीटिंग द बॉडी एंड कूलिंग इन द फर्नेस, और फर्नेस के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, स्लोली कूलिंग करते हैं। स्लोली कूलिंग वर्ड याद रखना है, स्लो कूलिंग करेंगे दैट मीन्स अनिलिंग है। और बेसिकली पर्पस ऑफ अनिलिंग क्या है हमारा, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस, टू रिस्टोर द डक्टिलिटी बिहेवियर को रिस्टोर करना, ठीक है। आफ्टर द कोल्ड वर्किंग क्या होता है, हमारा मटेरियल डक्टाइल ना होकर ब्रिटल बन जाता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डक्टाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेस रिलीविंग या फिर हमारा उसको क्या कर देते हैं, अनिलिंग कराते हैं, ठीक है। इंड्यूस सॉफ्टनेस, मटेरियल को सॉफ्ट करने के लिए ताकि हम इसको इजीली मशीन कर पाएँ, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है, देखिए अनिलिंग इज इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ द स्टील टू द सूटेबल टेम्परेचर एंड होल्डिंग इट इन द टेम्परेचर फॉर द सम टाइम एंड देन कूलिंग इट स्लोली। स्लोली का मीनिंग क्या है, फर्नेस के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप्स में इसको कूल करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखिए ये था हमारा आज का आपका बेसिकली एडवांस क्वेश्चन का सेशन। इससे अगर आपने अच्छे कुछ आपने क्वेश्चंस आपने बोलने हैं कि आपने कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी कोई क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन को भेज सकते हैं, ठीक है। नीचे मेरी मेल आईडी मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बात करते हैं, देखिए करंट अफेयर के, हमने वीकली करंट अफेयर 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के कवर करी हैं, और अब हम कवर करेंगे आपके मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। आज जो डेट है, देखिए आज है 9 अगस्त, तो 10 अगस्त को मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगा 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और इसके बाद मैं MCQ भी डालूंगा जो आपके टॉप 200 क्वेश्चंस होंगे अगस्त के, ठीक है। तो सभी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे बस आपने अवेलेबल रहना है, ठीक है। सेशन को आपने लाइव लेना है, अगर आप लाइव नहीं ले पाते तो आप बाद में ले सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के अपडेट मिलते रहें, ठीक है। देखिए ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अपनी प्रिपरेशन को बहुत पेस में चलिए, जैसे भी आपका टाइम चल रहा है, बट आप इस टाइम को बहुत पॉजिटिव लेके चलो, बिकॉज आप लकी हो कि आपको इतना टाइम मिल गया है प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो SSC JEE हो, वाइजैग स्टील हो, बिकॉज इनकी डेट भी अनाउंस थी बट बाद में क्या है, पोस्टपोन कर दी गई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, एज ऑलवेज बी डिफरेंट, बी डिफरेंशियल।